नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास जो शुरू कर रहे हैं वो राजनीति विज्ञान की है। तो हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि राज्य के उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसमें विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा की थी। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य का विकास कैसे कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास। तो देखते हैं इसमें क्या है, राज्य का विकास। राज्य के विकास में अगर हम बात करें तो पहला आपका कबीले राज्य आएगा। जो राज्य की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले विकास हुआ इसका तो कबीले राज्य के रूप में हुआ। कबीले राज्य के बाद नगर राज्य का विकास हुआ। नगर राज्य के बाद रोमन राज्य आया। रोमन साम्राज्य के बाद सामंतवादी व्यवस्था आई। सामंतवादी व्यवस्था के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। आइए इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जो कबीला राज्य है, जो कबीला राज्य है वह राज्य के विकास का प्रथम चरण था। जो व्यक्ति था, व्यक्ति एक कबीले के रूप में निवास करता था। कबीले राज्य को वास्तविक राज्य जो कबीले राज्य के बाद विकसित हुआ वह नगर राज्य था। जो कबीला राज्य था, अगर कबीले राज्य की बात करें, कबीले राज्य को हम प्राच्य राज्य या पूर्व राज्य की श्रेणी में रखते हैं। कबीला राज्य जो है, कबीला राज्य को प्राच्य राज्य या पूर्वी राज्य के रूप में जानते हैं। उसके बाद जब कबीला राज्य आगे बढ़ा, विकास की अगली अवस्था में आया, तो विकसित होकर के यही कबीला राज्य नगर राज्य जो यूनान में था वहां पे विकसित हुआ। यही जो नगर राज्य है, यही नगर राज्य जो यूनान में विकसित हुआ वो वास्तविक राज्य था। कैसा राज्य था? यही वास्तविक राज्य था। वास्तविक राज्य में अगर बात करें, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। जो आपका नगर राज्य है, जो छोटे छोटे यूनान में राज्य थे, इसे वास्तविक राज्य कहा गया। जो वास्तविक राज्य है, वास्तविक राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए लागू था क्योंकि यूनान में जो जनसंख्या थी काफी सीमित थी। कोई भी निर्णय जब वे वहां के व्यक्ति लेते थे तो सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते थे। सर्वसम्मत से कोई नियम कानून बनाया जाता था तो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता था। अगर हम नगर राज्यों में बात करें, नगर राज्यों की जो सबसे बड़ी देन थी, इन नगर राज्यों की जो सबसे बड़ी देन थी वह थी स्वतंत्रता और प्रजातंत्र। क्या थी नगर राज्य की सबसे बड़ी देन? अगर हम बात करें देन की, जो सबसे बड़ी इसकी देन है वो क्या थी? वह थी स्वतंत्रता। वह थी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद क्या था? स्वतंत्रता के बाद जो इसकी दूसरी देन थी वह था प्रजातंत्र। प्रजातंत्र प्रजातंत्र आइए देखिए, जो आपका नगर राज्य है, जो आपका नगर राज्य है, यह यूनानी नगर राज्य था। यह यूनानी नगर राज्य था। इसे हम वास्तविक राज्य कहें, वास्तविक राज्य भी कह सकते हैं। अगर वास्तविक राज्य की बात करें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बाद अगर इस जो यूनानी राज्य है, जो यूनानी और नगर राज्य है, अगर इसे सबसे बड़ी देन की बात करें, इन्हें क्या दिया समाज को? तो क्या दिया था? लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा की। लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा की और वहां पे प्रजातंत्र लागू किया, लोकतंत्र को लागू किया। प्रजातंत्र मतलब जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू होगा, लोग आपस में मिल करके कोई निर्णय करेंगे तो प्रजातंत्र होगा। उसके बाद अगले चरण की बात करें, आगे राज्य विकसित होकर के धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जो राज्य आगे बढ़ता है तो एक विशाल राज्य के रूप में रोमन साम्राज्य आता है। कौन सा राज्य आता है? रोमन साम्राज्य आता है।
रोमन साम्राज्य के बाद अगर हम बात करें इस रोमन साम्राज्य में क्या हुआ, ये आपका जो रोमन साम्राज्य है ये कैसे बना। रोमन साम्राज्य जो वहां पे छोटे छोटे राज्य थे, जो वहां पे छोटे छोटे राज्य थे, उन सब को अपने में इकट्ठा कर लिया, अपने में इकट्ठा कर लिए। यही रोमन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बना, सबसे शक्तिशाली बना। जब शक्तिशाली बनेगा तो क्या करेगा, जो तमाम छोटे छोटे नगर राज्य थे, आपका जो यूनानी नगर राज्य था, इन पर आक्रमण करके इनको हड़प लिया। जब हड़प लेगा तो एक विस्तृत, एक बड़ा जो राज्य है उसको स्थापित करेगा, उसको यह रोमन साम्राज्य स्थापित करेगा। तो यह रोमन साम्राज्य जब विस्तृत हुआ तो रोमन साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया, रोमन साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अगर हम बात करें इस रोमन साम्राज्य की, इन्होंने, इस राज्य ने जो दुनिया को दिया, जो दुनिया को जो इसकी महत्वपूर्ण देन थी वह क्या थी। अगर हम देन की बात करें, रोमन साम्राज्य के देन की बात करें तो एकता, विश्व बंधुत्व और सार्वभौमिक कानून। कौन कौन सा जो देन है जो दुनिया को दिया, रोमन साम्राज्य को दिया, वो क्या था। पहला एकता, पहला क्या है, दुनिया को रोमन साम्राज्य ने क्या दिया, एकता दिया, विश्व बंधुत्व की भावना। दूसरा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हुआ। उसके बाद यही रोमन साम्राज्य सार्वभौमिक कानून को लोगों में स्थापित किया। तो तीसरी महत्वपूर्ण देन थी, क्या थी, सार्वभौमिक कानून, सार्वभौमिक कानून। एक बार फिर समझते हैं। रोमन साम्राज्य यूनानी नगर राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। वो जो छोटे छोटे नगर राज्य थे सब पे आक्रमण किया, सबको हड़प लिया, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। जब अपने आप को सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया, एक बड़ा साम्राज्य बन गया, तो उन्होंने जो साम्राज्य उसका था वहां पे एक समरसता की भावना स्थापित करने के लिए जो वहां पे धीरे धीरे अपने को स्थापित करने का जिन माध्यमों से किया वो क्या था, वहां पे एकता स्थापित किया, वहां पे एकता स्थापित किया। एकता के बाद विश्व बंधुत्व की भावना सब में पैदा किया, भैया हो सब लोग एकता से रहिए, मिलजुल के रहिए, भाईचारे की भावना से रहिए। तो उसके बाद सार्वभौमिक कानून, जब सबको हड़प करके रोमन साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, वहां पे सबको एक समान रूप से कानून बनाया ताकि सब पे लागू हो और सब लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जी सके, सबका विकास हो। रोमन साम्राज्य के बाद अगर बात करें तो आता है सामंतवाद। रोमन साम्राज्य के बाद सामंतवाद कैसे आएगा, जब यह रोमन साम्राज्य जो वहां का राजा होगा, जब शुरुआत की राज्य का तो काफी अच्छे में रहा, लोगों की देखभाल करता था, भावनाओं की कदर करता। लेकिन जब आदमी के पास या फिर हम बात करें रोमन साम्राज्य के पास जब असीमित शक्तियां हो गई तो धीरे धीरे उसके अंदर तानाशाही की भावना आने लगी। तो क्या करेगा, तो जो राज्य है ये तो है नहीं कि एक बड़े राज्य पर केवल अकेले ही शासन करेगा नहीं, तो वहां पे अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में बांट करके वहां पर सामंतों को स्थापित कराया, सामंतों को नियुक्त किया।
जब सामंत वहां पे स्थापित हो गए, नियुक्त हो गए, उनके माध्यम से रोमन साम्राज्य लोगों पे शासन करने लगा। उसके माध्यम से जो रोमन साम्राज्य था, जो रोमन का राज्य था, वो लोगों पे शासन करने लगा। तो शासन जब करेगा, जो वहां पे सामंत थे धीरे धीरे अपने आप में शक्तिशाली होने लगे, धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। उसके बाद जब शक्तिशाली हुआ रोमन सामंत व्यवस्था रोमन साम्राज्य में, जब शक्तिशाली हो गए, धीरे धीरे रोमन साम्राज्य टूट गया। धीरे धीरे टूटने का अर्थ यह हुआ, जो वहां पे सामंत थे अपने अपना, जो अपने अपने उनके राज्य थे, उसको अलग कर लिया, उसको अलग करके अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली, अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली। उसके बाद यही जो सामंती व्यवस्था है धीरे धीरे काफी दिन तक चलता रहा। जब चला तो लोग जब इस प्रताड़ना से, सामंती व्यवस्था के प्रताड़ना से उबने लगे, तो धीरे धीरे एक सब में यह भावना आई कि हमें एक नए राज्य के रूप में विकसित करना चाहिए। तो उससे आगे चलकर वही आधुनिक राष्ट्र राज्य विकसित हो गया। आगे चल करके आधुनिक समय में आधुनिक राष्ट्र का उदय होता है। सामंती व्यवस्था के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्र जो राष्ट्र राज्य है उसका उदय ये तो है नहीं कि एकाएक उदय होगा, उसके विभिन्न जो तत्व हैं, कारक हैं, उनके माध्यम से धीरे धीरे जो तत्व हैं, धीरे धीरे उसके माध्यम से आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अगर हम तत्वों की बात करें, जो परिस्थितियां वहां पे थी, उनमें धर्म सुधार आंदोलन, अगर उसमें जो पहला महत्वपूर्ण तत्व था क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। जो यूनानी राज्य में तमाम प्रकार के अंधविश्वास फैले थे, उनमें विभिन्न धर्म सुधारकों ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया और पुनर्जागरण का अर्थ है व्यक्ति को पुनः जागना। यहाँ जागने का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति है जो अंधविश्वास में था वो अब धीरे धीरे तर्कशील बना, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, यही पुनर्जागरण है। उसके बाद बात करते हैं आगे मानववाद। ये आपका जो मध्य युग में मानववाद है। मानववाद का अर्थ यही है कि व्यक्ति जो है वो मानव को महत्व देने लगा। पहले आदमी धर्म को महत्व देता था, लेकिन मध्य युग में आते जाते, आधुनिक राष्ट्र राज्य में आते जाते जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को या मानव को महत्व देने लगा कि आदमी ही या मानव ही सब कुछ है। उसके बाद अगला बिंदु है वाणिज्यिक वैज्ञानिकवाद और औद्योगिक क्रांति। मध्य युग में या आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है, यहाँ पे वाणिज्यिक वैज्ञानिकवाद, जो धीरे धीरे उद्योग थे वो विकसित हुए। जब आदमी की आवश्यकता बढ़ेगी, जो सामान है उसका निर्माण होगा, लोगों में धीरे धीरे भौतिकतावाद की भावना आएगी, वाणिज्यिकवाद विकसित होगा। उसके बाद जब वाणिज्यिकवाद विकसित होगा, औद्योगिक क्रांति आएगी भाई। जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, सिल्क उद्योग हुआ और जूता चप्पल उद्योग हुआ, ये तमाम प्रकार के जैसे जैसे व्यक्तियों के अंदर भौतिकता की भावना आई, अपने आप को आधुनिक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति जब तमाम प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता महसूस करने लगा, तो लोगों में जो उद्योग है उसको स्थापित करने की प्रेरणा मिली। तो वहीं से वाणिज्यिक वैज्ञानिकवाद और औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर उसके बाद हम बात करें अगला बिंदु है 16वीं सदी में जो वैचारिक वातावरण बना था यूनान में, वह भी आधुनिक राष्ट्र राज्य
वह भी आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर इसमें हम बात करें, जो आपके मैकियावली हैं, कौन है? मैकियावली। बात कर लेते हैं मैकियावली की, आधुनिक विचारक मैकियावली। मैकियावली ने आधुनिक युग में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावली ने किसका प्रयोग किया? राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब आगे चल करके बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। इसी आधुनिक युग में आगे बोधा की बात कर लेते हैं। बोधा, इसी 16वीं सदी में बोधा ने किसका प्रयोग किया? किस शब्द का? संप्रभुता। बोधा संप्रभुता शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक बार फिर देख लेते हैं, आपका 16वीं सदी में जो वैचारिक वातावरण बना, तर्क वितर्क की जो वहां पे एक माहौल बना, व्यक्ति में तर्कशीलता आई, उनमें विभिन्न जो राजनीतिक विचारक थे, अगर उनमें बात करें तो मैकियावली महत्वपूर्ण नाम है। उसके बाद बोधा है। मैकियावली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। अब बोधा ने ही आधुनिक समय में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। बोधा ने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जो अगला बिंदु है, अगले बिंदु की बात करते हैं, शक्ति और एकता की चाहत। शक्ति और एकता की चाहत भी आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद इन सब की हमने चर्चा कर ली। जो राज्य का विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा कर ली हमने। अब उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद आइए देखते हैं राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। अगला जो टॉपिक, मतलब इसमें जो टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है? राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। अगर हम बात करें राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत में, राज्य का दो महत्वपूर्ण कार्य है। अगर राज्य के कार्य की बात करें तो राज्य के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला स्वैच्छिक कार्य, पहला कार्य राज्य का क्या है? स्वैच्छिक कार्य, और दूसरा कार्य वैकल्पिक है। पहला स्वैच्छिक कार्य, दूसरा वैकल्पिक कार्य। अगर हम अनिवार्य कार्य, राज्य के जो कार्य है, अनिवार्य कार्य और वैकल्पिक कार्य। अनिवार्य कार्य की अगर चर्चा करें, जो राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी रूप से लागू करना ही है। उसमें अगर हम बात करें राज्य व्यक्ति के लिए, तो राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य की सुरक्षा करना। राज्य की सुरक्षा करना राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के जो राज्य में व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा करना राज्य का कार्य है। अगर उसके बाद बात करें कानून व्यवस्था, राज्य में कानून व्यवस्था को लागू करना राज्य का भी महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद अगले कार्य की बात कर लेते हैं, जो तमाम प्रकार की नियम कानून है, जो सभी व्यक्तियों के लिए समान लागू हो, जो संविधाएं हैं, संविधाओं को लागू करना राज्य में, वह भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। इन कार्यों से राज्य अपने आप को बचा नहीं सकता। यह राज्य के अंदर लागू करना ही है। इसे यह राज्य का अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है। व्यक्तियों की सुरक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाना, सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून बना करके कानून व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए तमाम प्रकार के जो संविधाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की संविधाओं को लागू किया ताकि राज्य अच्छे से चल सके, इसका अनिवार्य कार्य है। उसके बाद जो राज्य का वैकल्पिक कार्य है, राज्य करे या न करे, लोग उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र है वहां पे राज्य को इन कार्यों को करने के लिए जो
व्यक्ति हैं वो मजबूर करते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य का जो वैकल्पिक कार्य है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला कल्याणकारी कार्य। कल्याणकारी कार्य राज्य लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोग अच्छे से रह सके, तमाम प्रकार का कल्याणकारी राज्य में करता है। उसके बाद दूसरी बात करें कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे सार्वजनिक शिक्षा, अगर राज्य चाहेगा ऐसे नियम कानून बनाएगा, राज्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपना स्थापित करेगा ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके जो बच्चे हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर, और उसके बाद जो हाई स्कूल हैं टीजीटी और पीजीटी, ये सब जो हैं जो सरकारी संस्थाएं इसमें फीस कम लगती है। जो कक्षा 8 तक है, जो जूनियर तक है, इसमें पहले फीस कम लगेगी, खाने पीने की व्यवस्था भी होगी, ड्रेस भी मिलेगा। ये जो व्यवस्था राज्य करता है ताकि जो गरीब तबका है इसके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये भी राज्य लोगों की भलाई के लिए करता है, तमाम प्रकार की छूट देता है। उसके बाद सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय है यह राज्य लोगों में समान नियम कानून बना करके किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। यह व्यवस्था राज्य में लागू करता है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं अगर राज्य लागू करना चाहे तो करे, राज्य लागू ना करना चाहे तो नहीं करे। इस पे ये राज्य के अपने वैकल्पिक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य के कार्य से संबंधित जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं, राज्य के कार्य से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, विचारधाराएं हैं, उनमें कौन कौन से हैं। पहला अगर हम बात करें तो व्यक्तिवादी सिद्धांत। राज्य के कार्य से संबंधित जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जो निम्नलिखित सिद्धांत उसमें पहला है व्यक्तिवादी सिद्धांत। उसके बाद आपका है उदारवादी सिद्धांत। उसके बाद आपका है उदारवादी सिद्धांत। उसके बाद राज्य के कार्य से संबंधित जो तीसरा है समाजवादी कार्य, राज्य के समाजवादी जो कार्य है। उसके बाद आदर्शवादी। ये आपके जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है। उसके बाद उदारवादी सिद्धांत जो राज्य के कार्य है। उसके बाद समाजवादी राज्य के कार्य और आदर्शवादी राज्य के कार्य। इन जो आपके चारों हैं इनकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे इन पॉइंट के माध्यम, इन बिंदु के माध्यम से करेंगे। अगर हम व्यक्तिवाद की बात करें तो हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाद क्या है। अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य के कौन कौन से कार्य हैं, इसकी भी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। स्पेंसर महोदय, इनका जो व्यक्तिवादी जो कार्य है काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने स्पेंसर महोदय ने राज्य के व्यक्तिवाद से संबंधित जो अपने विचार दिए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो उदारवादी राज्य का कार्य है इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद समाजवादी कार्य, आदर्शवादी कार्य की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अगली क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।